तो डीसी जनरेटर का ईएमएफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो डीसी जनरेटर का ईएमएफ है ये स्पीड पर डिपेंड करता है यहाँ पर। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज, तो डीसी मोटर की स्पीड है वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बैक ईएमएफ के, जो स्पीड होती है डीसी मोटर की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्लक्स के। यानी स्पीड है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्लक्स के। ये हमारी स्पीड ऑफ डीसी मोटर। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज फॉर चार्जिंग बैटरी। तो चार्जिंग बैटरी के लिए यहाँ पर कौन सा जनरेटर हम यूज करते हैं? तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर शंट जनरेटर हम यूज करेंगे। डीसी शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर के अंदर क्या होगा? डीसी शंट जनरेटर है स्लाइटली ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये कर्व होता है डीसी शंट जनरेटर के अंदर, स्लाइटली ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर एंड डीसी मशीन। तो डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है? डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का फंक्शन होता है कि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदले। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर इज नॉन एज। तो डीसी मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? आर्मेचर है डीसी मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। व्हाट विल हैपन इफ द सप्लाई टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंटरचेंज। अगर सप्लाई टर्मिनल यहाँ पर चेंज कर दें तो क्या होगा? मोटर विल रन एट नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एट इट वाज रनिंग। अगर हमने यहाँ पर टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि टॉर्क है वो आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं करती है डीसी मोटर के अंदर। टॉर्क डिपेंड ऑन टॉर्क डिपेंड ऑन आर्मेचर करंट एंड फील्ड फ्लक्स। तो ये टॉर्क है हमारी मोटर के अंदर वो आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स पर डिपेंड करती है। इफ आइदर ऑफ द टू चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ मोटर चेंज्ड। या तो हम आर्मेचर करंट को चेंज कर दें या फिर फील्ड फ्लक्स को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होती है। इफ बोथ चेंज द मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन दी सेम। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि शंट मोटर के अंदर जब सप्लाई टर्मिनल चेंज होंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आल्सो चेंज। सप्लाई वोल्टेज चेंज, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आल्सो चेंज। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? मोटर विल रन एट नॉमिनल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एट इट वाज रनिंग। अगर ये यहाँ पर गलत हो सकता है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी रिवर्स, यहाँ पर सही हो सकता है कि डायरेक्शन है रोटेशन का वो रिवर्स हो जाएगा। टॉर्क डिपेंड ऑन द आर्मेचर करंट एंड फील्ड फ्लक्स। इफ आइदर ऑफ द टू चेंज्ड the direction of rotation of the motor. If both change, the motor direction of rotation remain the same. So in the shunt motor, when the supply terminal change, the direction of rotation change. Next हम देखें, the field flux of DC motor can be controlled by, field flux है, field flux of DC motor can be controlled to achieve। तो फील्ड फ्लक्स है डीसी मोटर का, इसको किसके द्वारा हम अचीव कर सकते हैं? फील्ड फ्लक्स का इसको अचीव कर सकते हैं। फील्ड फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल टू अचीव द स्पीड इज हायर देन रेटेड स्पीड। नेक्स्ट हम देखें, द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड। तो नो लोड पर स्पीड क्या होती है डीसी मोटर की? तो हम कहें डीसी सीरीज मोटर की नो लोड पर जो स्पीड होती है वो इनफिनिटी होती है, यानी कि हम नो लोड पर डीसी सीरीज मोटर को ऑपरेट ही नहीं करवाते हैं। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो डीसी शंट जनरेटर के अंदर फील्ड में ऐड कर देते हैं। तो उस टाइम पर क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही फील्ड में यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज द स्पीड ऑफ जनरेटर, तो ये जनरेटर की स्पीड को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन मोटर सर्किट स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंज आर यूज्ड फॉर। तो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर है मोटर के अंदर वो क्यों यूज किया जाता है? स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर हम यूज करते हैं मोटर के अंदर किस काम के लिए? स्पीड रेगुलेशन के लिए हम स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर मोटर के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल्स वाइंडिंग कनेक्टेड।
इन डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड। तो पोल वाइंडिंग जो कनेक्टेड होती है डीसी मशीन के अंदर, तो वो क्या होती हैं, पोल वाइंडिंग जो कनेक्टेड होती हैं वो इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। इन ए डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। Two DC machine, one is 500 kilowatt each are tested by the Hopkinson testing method. The power input would be, तो पावर इनपुट क्या होगी, अगर दो मशीन है 500 किलोवाट की, दोनों टेस्ट की गई है हॉपकिंसन टेस्ट से, तो पावर इनपुट क्या हो सकती है यहाँ पर दोनों के बीच में। तो पावर इनपुट की बात करें तो पावर इनपुट यहाँ पर हो सकती है, हॉपकिंसन टेस्ट से जब टेस्ट करते हैं तो पावर इनपुट यहाँ पर कुछ होगी नहीं। नेक्स्ट हम देखें द नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन द डीसी मशीन। तो डीसी मशीन के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हम यूज करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ कंडक्टर यूज किए जाते हैं, द नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। तो आर्मेचर के अंदर जो भी कंडक्टर पर पोल होते हैं उससे लेस देन है यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर डीसी मशीन के अंदर कंडक्टर हम यूज करते हैं। इंटरपोल आर यूज्ड इन, इंटरपोल हम कहाँ पर यूज करते हैं, इंटरपोल आर यूज्ड इन बोथ लैप एंड वेव बाउंड मशीन। तो लैप एंड वेव बाउंड मशीन के अंदर यहाँ पर इंटरपोल है, दोनों यूज करेंगे। इन ए डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्ट एज, तो डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर किस तरीके से काम करेगा, कम्यूटेटर एक्ट एज रेक्टिफायर। तो डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर है वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज इक्वल टू, तो नॉर्मल वैल्यू है आर्मेचर रेजिस्टेंस की, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के आर्मेचर रेजिस्टेंस की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.5। द डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज, तो डीसी मोटर के अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वो कौन सी मोटर के अंदर यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर के अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी मोटर के अंदर। दी मोटर अप्लाइड इन ब्लोअर्स एंड फैन, तो ब्लोअर्स एंड फैन में जो मोटर यूज करते हैं हम वो कौन सी यूज करते हैं, डीसी शंट मोटर हम यूज करते हैं ब्लोअर्स और फैन के अंदर। नेक्स्ट हम देखें जैसे द कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में मैक्सिमम पावर डिलीवर करने की कंडीशन क्या है, तो डीसी जनरेटर के अंदर मैक्सिमम पावर डिलीवर करने की जो कंडीशन है वो है यहाँ पर बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इन डीसी जनरेटर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि क्या दिया हुआ है, ए 4 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर हैज दी फॉलोइंग डिटेल्स, जैसे फ्लक्स दे रखा है 0.07 वेबर पर पोल, स्पीड दे रखी है 900 आरपीएम, आर्मेचर कंडक्टर दे रखा है 440। जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, तो जनरेटेड ईएमएफ हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, देन दी जनरेटेड ईएमएफ की, तो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी, तो 4 पॉइंट डीसी जनरेटर है तो इसके अंदर जैसे आई की वैल्यू होगी यहाँ पर लैप बाउंड डीसी जनरेटर के अंदर आई इक्वल टू Z5 NP डिवाइड बाई ए, ये है हमारे पास। तो Z5 NP से हम निकालें, जैसे कि Z है यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर कितने दे रखे हैं, आर्मेचर कंडक्टर 440 प्लस N2 फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.07 N2 N स्पीड कितनी दे रखी है 900 आरपीएम, तो 900 हो जाएगा। N2 क्या आ जाएगा, टोल आ जाएगा 4 डिवाइड बाई एरिया, एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ निकालना है Z5 NP डिवाइड बाई ए, एरिया आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 60 × 4, तो 60 × 4 से निकाल लेंगे क्योंकि 4 पोल दे रखा है यहाँ पर, और आर्मेचर कंडक्टर 4 पोल यहाँ पर यानी कि 440 डिवाइड बाई 4 1110 हो गया। तो यहाँ से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी वोल्टेज की वैल्यू, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा V इक्वल टू 462 वोल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि 4 पोल लैब कनेक्टेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जो यहाँ पर दिखाई गई है। ड्रॉइंग ए स्टेडी करंट ऑफ 440 एम्पियर वाइल रनिंग एट 600 आरपीएम। तो यहाँ पर क्या है, 40 एम्पियर करंट है, यहाँ पर स्टेडी करंट है, फ्लो कर रही है, जबकि ये 600 आरपीएम पर रन कर रही है। ए गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द वेव शेप ऑफ द करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ मोटर इज गिवन बाय। तो गुड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, यहाँ पर हम देखें तो कौन सा वेव फॉर्म है एक्यूरेट इसका बनेगा। तो वेव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका वेव फॉर्म जो बनने वाला है वो ये वेव फॉर्म बनने वाला है, ये वाला वेव फॉर्म बनेगा, यानी 25 मिली सेकेंड तक 10 एम्पियर और 25 के बाद में 20 मिली सेकेंड तक -10 एम्पियर। अब ये वैल्यू कैसे आएगी इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पोल हमें दे रखे हैं 4, तो 4 पोल के अकॉर्डिंग ये लैब कनेक्टेड दे रखे हैं 4 पोल, क्या दे रखे हैं, लैब कनेक्टेड 4 पोल दे रखे हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोल के इक्वलेंट होती है, यानी कि एक ही वैल्यू है, ये 4 होती है। नेक्स्ट हम देखें करंट जो होता है, करंट इन दी आर्मेचर कंडक्टर ऑफ मोटर। तो आर्मेचर कंडक्टर ऑफ मोटर के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 40 एम्पियर दे रखी है। तो 40 एम्पियर डिवाइड बाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, नंबर ऑफ पोल के इक्वलेंट होगा क्योंकि लेफ्ट कनेक्टेड है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 एम्पियर करंट यहाँ पर आर्मेचर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे हमें वेव शेप दे रखी है, तो वेव शेप किस टाइप की होगी, दी वेव शेप विल बी ट्रेपेजॉइडल एंड इट्स टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज, जैसे स्पीड है हमारी 600 आरपीएम है, वेव शेप हमारी ट्रेपेजॉइडल होगी। तो 60 रेवोल्यूशन 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं, ये हमारी रनिंग स्पीड दे रखी है 60 रेवोल्यूशन 1 मिनट। तो 1 रेवोल्यूशन की बात करें तो 1 रेवोल्यूशन कितने मिनट में आएगा, 60 डिवाइड बाई सेकंड, 0.1 सेकंड के अंदर 1 रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो टाइम यहाँ पर 1 पोल पिच को कवर करने का टाइम क्या होगा, टाइम टू कवर, तो ये हो जाएगा 0.1 बाई 4, 25 मिली सेकेंड। अब इसमें टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 इंटू 25 यानी 50 मिली सेकेंड यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा। वेव शेप है हमारी ट्रेपेजॉइडल रहेगी और वेव शेप हमारी ट्रेपेजॉइडल रहेगी और 25 मिली सेकेंड और 25 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग ये काम आएगा, यानी 10 एम्पियर और 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे 4 पॉइंट स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ। तो 4 पॉइंट स्टार्टर हम कहाँ पर यूज करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करें तो हम डीसी कंपाउंड यहाँ पर डीसी शंट मोटर विद फील्ड वीकनिंग कंट्रोल में 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, डीसी शंट मोटर विद फील्ड वीकनिंग कंट्रोल। In case of 3 point starter, the field circuit and hold coil are in series, यानी 3 point starter के अंदर field circuit और hold coil है वो सीरीज में होते हैं। If speed above the base speed, अगर speed है base speed से ज़्यादा होती है, while the field weakening method is to be obtained, the field current must be reduced and below the certain value of field current, the electromagnetic pull of holding coil may become less than the spring force and the starter handle return to of the position and motor stop. And to remove the disadvantage of 3 point starter, a 4 point starter is used to start and control the speed of DC motor with field weakening control. तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर की जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे डीसी मोटर विच कैन प्रोवाइड जीरो स्पीड रेगुलेशन, a DC motor which can provide zero speed regulation at full load without any controller। तो DC मोटर है जो कि यहाँ पर फुल लोड
कैन प्रोवाइड जीरो स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर। तो वो कौन सी मोटर है यहाँ पर? तो उसकी बात करें यहाँ पर तो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है वो, जो जीरो स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड कराती है फुल लोड पर विदाउट एनी कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये मोटर स्पीड है और ये हमारी रेटेड करंट है, यानी आर्मेचर करंट हम देख सकते हैं। ये मोटर स्पीड है, मोटर स्पीड। तो यहाँ पर तीन तरह की स्टिच निकलती हैं। एक तो सीरीज इसकी निकलती है हमारी, ये सीरीज जनरेटर की है। यहीं पर सिंक्रोनस स्पीड से डिफरेंशियली कंपाउंड की निकलती है इस तरीके से। डिफरेंशियली कंपाउंड के बाद में डीसी मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डीसी मशीन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू है? तो डीसी मशीन के अंदर बात करें, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। In DC machine, which of the following statement is true? The compensating winding is used for neutralizing the armature reaction, while interpole winding is used for improving commutation. जब interpole winding हम यूज करते हैं commutation के लिए, तो compensating winding है वो यूज की जाती है used for neutralizing armature reaction। तो यहाँ पर हम बात करें कि the compensating winding are used to limit the effect of armature reaction under the pole stool. These windings are embedded in the slot cut in the pole face of the DC machine. The reactance voltage will be induced in the coil undergoing commutation, and due to the leakage of inductance of coil, the leakage inductance of the coil undergoes commutation has induced in it reactance voltage, which oppose the change in current, thereby delaying the commutation. To speed up the commutation process, the reactance voltage must be neutralized, and for that the interpole winding is used. तो इसलिए हमें यहाँ पर कम्यूटेशन बाइंडिंग है ये यूज की जाती है, यूज फॉर द न्यूट्रलाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, while interpole winding is used for improving the commutation। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि ए डीसी सीरीज मोटर feed from rated supply voltage is overloaded and its magnetizing circuit or its magnetic circuit is saturated। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर ये रेटेड सप्लाई वोल्टेज से क्या किया जाता है, फीड किया जाता है रेटेड सप्लाई वोल्टेज से। रेटेड सप्लाई वोल्टेज इज ओवरलोडेड एंड its magnetic circuit is saturated. Torque speed characteristics of the motor will be approximately represented by which curve? तो टॉर्क स्पीड characteristics है यहाँ पर डीसी मोटर की वो कौन से कर्व के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएगी? तो ये वाला कर्व है, इसके द्वारा टॉर्क स्पीड characteristics है मोटर की ये रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे हम बात करें एज ए मैग्नेटिक सर्किट इज सैचुरेटेड, as a magnetic circuit is saturated, the flux phi will be approximately constant। तो फ्लक्स फाई है विल बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आर्मेचर करंट के, और टी इक्वल टू क्या हो गया के आई ए, यानी आर्मेचर करंट के इक्वल हो गया। यानी कि स्पीड की बात करें तो ओमेगा एम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ई के, और ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर के फाई ओमेगा एम। और ओमेगा एम की बात करें तो ओमेगा एम हो जाएगा के टू इंटू वी माइनस के आई ए आर ए, ये ओमेगा एम की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं वी माइनस आई ए आर ए को हम लिख सकते हैं, आर ए को लिख सकते हैं वी माइनस आई ए आर ए को लिख सकते हैं टी डिवाइड बाई के। रिलेशन से यहाँ पर पता चलता है टॉर्क स्पीड जो रिलेशन है, टॉर्क स्पीड रिलेशन कैसा है, लीनियर है और नेगेटिव स्लोप के साथ में। तो लीनियर नेगेटिव स्लोप के साथ में इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे दे रखा है इन केस ऑफ आर्मेचर कंट्रोल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, in case of an armature controlled separately excited DC motor drive with closed loop speed control and intercurrent pole
In case of armature control separately excited DC motor drive with closed loop speed control, an inner current loop is useful because inner current loop है किस लिए यूजफुल होता है? Inner current loop is useful because limit the peak current of motor to the permissible value. The inner current loop uses a current controller which clamp the current to the specific value. यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं दी इनर करंट है, इनर करंट लूप है, वो करंट कंट्रोलर का यूज करता है और करंट कंट्रोलर यहाँ पर क्या कर देता है, स्पेसिफिक वैल्यू पर करंट को क्लैंप कर देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज यूजफुल टू लिमिट द पी करंट ऑफ द मोटर टू द परमिसिबल वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें द कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किस टाइप की होती है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज डीसी मशीन is located on the pole switch for avoiding the flashover at the commutator surface। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है यहाँ पर डीसी मशीन के अंदर जो यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है? ये पहले तो पोल स्विच पर लोकेटेड की जाती है। किस लिए लोकेटेड की जाती है? ताकि फ्लैश ओवर है वो कम्यूटेटर सरफेस के अंदर जो फ्लैश ओवर होता है उससे हम बच सकें। Compensating winding is situated in the pole switch and carries the opposite current of the armature conductor just below the pole in DC machine. It neutralizes the effect of switch armature conductor current on main field and thus prevent the flashover of commutator. The torque speed characteristics of a repulsion motor resemble which of the following DC motor characteristics? तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिपल्सन मोटर की, वो यहाँ पर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपल्सन मोटर रिसेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिसेंबल कैसे करती है? रिसेंबल की बात करें यहाँ पर तो ये सीरीज में यहाँ पर इसको रिसेंबल करना होता है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपल्सन मोटर रिसेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सीरीज। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर सीरीज मोटर के लिए तो रिसेंबल दो जो ऑफ दी सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से होती है मोटर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें cumulative compound long shunt motor is driving a load at rated torque and rated speed if the series field is shunted by a resistance equal to the resistance of series field। अगर यहाँ पर हम कहें if the series field is shunted by the resistance a cumulative compounded long shunt motor is driving a load at rated torque and rated speed if the series field is shunted by a resistance equal to the resistance of the series field keeping the torque constant। तो टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए आर्मेचर करंट है यहाँ पर हमें इंक्रीज करनी होगी क्योंकि जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? के फाई आई ए, यानी फाई यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, इसके मतलब टॉर्क हमारी डायरेक्टली आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट द आर्मेचर करंट इंक्रीज द रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्वल टू है सीरीज फील्ड के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस इज शंटेड टू द सीरीज फील्ड इज इक्वल टू द सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। इन सीरीज फील्ड द रेजिस्टेंस विल बी हाफ। तो जैसे इस बराबर है तो ये हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा? टू मेंटेन द कांस्टेंट टॉर्क आर्मेचर करंट शुड बी इंक्रीज एंड आल्सो स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो आर्मेचर करंट है इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है? स्पीड हो जाएगी वी टी माइनस के आई ए आर ए डिवाइड बाई फाइव। अब आर्मेचर करंट यहाँ पर क्या हो रही है? आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज हो रही है तो स्पीड है डिक्रीज हो जाएगी। बट द आर्मेचर करंट इज इंक्रीजिंग सो द ओवरऑल इफेक्ट ऑन स्पीड विल बी नेग्लिजिबल। तो आर्मेचर करंट है यहाँ पर बाद में क्या होती है? इंक्रीज हो रही है आर्मेचर करंट, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है यहाँ पर स्पीड का वो नेग्लिजिबल होगा।
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम देखें नेगलेक्टिंग ऑल लॉसेज हम नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्टिंग ऑल लॉसेज, द डेवलप्ड टॉर्क ऑफ द डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज इज रिलेटेड टू इट्स आउटपुट पावर है जेंडर। तो इसका किसके रिलेटेड है, ये आउटपुट पावर के रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आउटपुट पावर के रिलेटेड है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा के फाई आई ए, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ई वी है हमारा कांस्टेंट है, और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आर्मेचर करंट के। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट है, पी की वैल्यू बात करें तो पी क्या हो जाएगा, ई वी आई वी, ये पी की वैल्यू है, यानी कि पावर जो होगा ई वी आई वी के अकॉर्डिंग हमने निकाला। और टॉर्क यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रही है आर्मेचर करंट के, यानी P इक्वल टू क्या होगा, ई वी आई वी। तो यहाँ पर हो जाएगा V इंटू आई ए, ये हमारी पावर हो जाएगी, यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी आर्मेचर करंट के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी पावर के। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें लीवल कंपाउंड डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो लीवल कंपाउंड डीसी जनरेटर कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर लाइटिंग के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर फॉर लाइटिंग आर्क वेल्डिंग डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर आर यूज। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए हम डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर है वो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए। और लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर है, तो इसके अंदर क्या होता है, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर के अंदर ऑफर कांस्टेंट वोल्टेज ऑन ऑल लोड, जितने भी लोड हो कांस्टेंट वोल्टेज ये ऑफर करेगा, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर है। सो कैन बी यूज फॉर सप्लाई पावर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, हॉस्टल के लिए पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं इसको, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर को। और यहाँ पर लॉजेज के लिए भी सप्लाई पावर को करने के लिए यूज करते हैं। डीसी शंट जनरेटर आर यूज फॉर बैटरी चार्जिंग। तो बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पर क्या इसका यूज किया जाएगा, डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए यहाँ पर डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। तो इस तरीके से जनरेटर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।